सर्वाधिक जो कार्यकाल होता है जनसेवा के रूप में, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हासिल किया है। मैं इस मौके पे उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उनके 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में। यह भी किसी भी मुख्यमंत्री का लगातार 9 वर्ष मुख्यमंत्री रहना, ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी एक अनोखी राजनीतिक घटना है। उसके लिए उनको भी मैं नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने देखा होगा कि पिछले 9 वर्षों में जो प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और इस अवसर पे मैं जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी सरकारी टीम का नेतृत्व करने के लिए मैं बधाई देता हूं, वहीं अपने पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी मैं इस मौके पे अभिवादन करना चाहूँगा कि जिनके सहयोग के बिना ये 9 वर्ष के यशस्वी कार्य संभव नहीं हो पाते थे, नहीं हो सकते थे। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार इस मिजाज के साथ काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है। जरा देखिएगा, किसी का लगता है कहीं माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए तो ये हमिंग नहीं होगी। तो इन 9 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में। उत्तर प्रदेश जो किसी समय एक बीमारू राज्य माना जाता था, किसी समय लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से एक समस्याग्रस्त राज्य माना जाता था, अव्यवस्था और निराशा वाला राज्य माना जाता था, उसकी जगह आशा, व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सर्वत्र सुख शांति के साथ जो प्रगति हो रही है प्रदेश में, उसके लिए अभी राज्य जाना जा रहा है। अपनी बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलते हुए हम लोगों ने सारे के सारे जो विकास के मापदंड हैं उनको भी हासिल करने का प्रयास किया है, उसमें सफलता मिली है। और हमारे प्रदेश से देश के अन्य कई राज्य प्रेरणा ले रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे प्रगति की बात हो, चाहे औद्योगिकरण की बात हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य जो है आगे काम कर रहा है। अगर कानून व्यवस्था की हम बात करें और पारदर्शिता की बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय जो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा एक बहुत ही अतुलनीय प्रशासन की नींव माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाली है। डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार का एक ये भी फायदा हमारे प्रदेश को मिल रहा है कि जो योजनाएं केंद्र की यहाँ आती हैं उनमें आसानी से काम होता है, और जो हमारी केंद्र से अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उनमें भी राज्य को, उत्तर प्रदेश को कुछ न कुछ हासिल करने का एक बहुत बड़ी लकीर उत्तर प्रदेश ने इस मामले में खींची है। आने वाले दिनों में आपको खाली मैं याद कराने के लिए कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, जो 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये एयरपोर्ट में एक नजीर दे रहा हूँ आपको, ये एयरपोर्ट न सिर्फ भारत का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े और अच्छे एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये एक मैंने आपको उदाहरण देने के लिए बताया। वैसे ही कानून व्यवस्था की बात से अगर हम शुरू करें तो आपको मालूम है कि दिन ढलते ही माँ बाप विशेष रूप से अपनी कन्याओं को, अपनी पुत्रियों को, लड़कियों को घर से बाहर निकलने का मना करते थे। आज हमारा प्रदेश सर्वत्र शांति, सर्वत्र कानून और व्यवस्था वाला राज्य माना जा रहा है। माफियाओं का अंत हुआ है, गुंडागर्दी का अंत हुआ है, और जिन हमारे नौजवानों के हाथ में, जिनके हाथों में पहले तमंचे हुए करते थे, उनके हाथ में अपना अपनी किताब, लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर के एक नए उत्तर प्रदेश की रचना की तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। तमाम जो माफिया जिनके वजह से, जिनके नाम से
हमारा समाज जो है थर्राता था, उनका या तो अंत हुआ है, या तो उनको शिथिल कर दिया गया है, या तो उनको जेल के कोठरियों में डाल दिया गया है। इस प्रकार से हर प्रकार से कानून व्यवस्था का राज्य जो है स्थापित हुआ है। उसी तरह से कानून व्यवस्था का राज्य प्रगति और विकास के लिए आवश्यक होता है, लेकिन उसी से विकास नहीं हो जाता। विकास के लिए और भी काम करने होते हैं, और उस विकास की कड़ी में, विकास के कार्यों की कड़ी में सबसे पहला काम होता है अंत्योदय, और जो सबसे गरीब व्यक्ति है समाज का, सबसे नीचे पायदान में जो खड़ा व्यक्ति है, उसको उसकी सेवा करना, उसका कल्याण करना। तो उस कड़ी में भी बहुत सारा काम हमारे राज्य में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान बीमा का कवर दिया गया है। 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन, और आने वाले दिनों में अब वो 1,500 होने जा रही है। इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या, 1 करोड़ लोगों को ये दिया जा रहा है। हमारा जो गरीब व्यक्ति था जो समाज का, वो न सिर्फ लेने वाला व्यक्ति, न सिर्फ अंतिम छोर पे बैठ करके सरकार की मदद की इच्छुक या अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति, बल्कि हमारे विकास की प्रक्रिया में वो सहभागी बन रहा है। बेटियों के जन्म से लेकर के उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई की चिंता जितनी इस सरकार ने किया। अभी हम इस कार्यक्रम में आने के पहले, आपके समक्ष आने के पहले, अभी हम 1 घंटा पहले गरीब कन्याओं के विवाह के एक सामूहिक कार्यक्रम में मैं गया था, और इतनी खुशी हुई। लगभग 600 कन्याओं का सामूहिक विवाह हम लोग आज संपन्न जिलाधिकारी और माननीय एमएलसी जी, माननीय मंत्री जी यहाँ के जो है उनके नेतृत्व में आज हुआ। तो इस प्रकार बेटियों को जन्म से लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सुरक्षा, उनकी शादी विवाह, और उनको समाज में पुरुषों के समकक्ष, पुरुषों के साथ समकक्ष उनको हक मिले, अधिकार मिले। इस तरह उनको हमारे वर्क फोर्स जो है, जो हमारे कार्य करने वाली, जो हमारी कार्य बल जिसको कहते हैं, उसमें उनकी भागीदारी हो। और आपको बताते हुए, हमको एक आंकड़ा बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक लगभग 13-15% हमारे समाज में, सरकारी व्यवस्थाओं में, पब्लिक प्लेसेस में उनकी जो भागीदारी थी काम करने की, लगभग 15% हुआ करती थी। अब वो बढ़कर के 36% से ज़्यादा हमारी महिलाओं की भागीदारी कामकाज में हुई है। उसी प्रकार कृषि और किसान की दृष्टि से भी आज जो है हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन था, वो लगभग 500-550 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था। अब वह 737 लाख मीट्रिक टन हुआ है, और जो देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश जो है राज्य बना हुआ है। उसी प्रकार गन्ना के मूल्य का भुगतान की बात करें तो लगभग 3.25 लाख करोड़, 3.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना का भुगतान हुआ है। उसी प्रकार किसान सम्मान निधि की अगर बात किया जाए तो 3 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लगभग 99 हज़ार करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मार्फत किसानों को दिया जा रहा है। और किसानों को चाहे गन्ना का भुगतान हो, चाहे किसान सम्मान निधि का भुगतान हो, चाहे उन्हें अन्य सहायता, गरीबों की अन्य जो विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे किसी और तरह की सहायता का भुगतान हो, सीधा आपको मालूम है कि सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। कहीं किसी बिचौलिए का कोई स्थान नहीं होता। अभी हमने कुछ दिन पहले, मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको, तो लगभग 90,000 शहरी प्रधानमंत्री आवास के शहरी लाभार्थियों को मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने सीधा 90,000 जो है ये 90,000 लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपया जो है हमने एक क्लिक से, कंप्यूटर की एक क्लिक से, इंटरनेट की एक क्लिक से उनके अकाउंट में सीधा का सीधा हमने ट्रांसफर किया। आपने शायद वो दृश्य देखा होगा वीडियो में, टीवी पे, कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाया, क्लिक किया,
वैसे ही लोगों ने अपना अपना मोबाइल दिखा करके यहाँ साहब हमारे मोबाइल में हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। तो इस प्रकार किसी भी बिचौलिए का कोई स्थान नहीं है, चाहे किसान को सहायता दी जा रही हो, चाहे दुकानदार को दी जा रही है, चाहे गरीब व्यक्ति के मकान को दी जा रही है, चाहे विधवा या दिव्यांग पेंशन दी जा रही है, सभी जगह नई और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के तहत उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने पारदर्शी व्यवस्था के साथ यूपीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में एक पारदर्शिता के साथ लगभग 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। स्कूल चलो अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो रहा है। बच्चे बच्चियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। 50 करोड़ के निजी निवेश जो है प्रस्ताव यूपी में आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की तो ऐसी बाढ़ उत्तर प्रदेश में आई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए कि एक्सप्रेसवे के मामले में हम गोरखपुर आते समय अक्सर हमको याद आता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके हमारे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद बन गया है। नहीं तो मैं भी पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ। लखनऊ से मऊ जाना या जौनपुर आना, या जब इलाहाबाद में पढ़ता था, इलाहाबाद से जौनपुर होते हुए मऊ हम लोग जाते थे। पूरे दिन का कार्यक्रम होता था बस में। सुबह हम लोग इलाहाबाद से निकलते थे और शाम को किसी तरह से मऊ पहुँचते थे। उसमें पहुँचने के बाद शरीर का एक भी अंग जो है काम लायक नहीं रह जाता था, ऐसी व्यवस्था करती थी। उसकी जगह आप देख सकते हैं कितना परिवर्तन आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसमें बस वही है, सड़क अच्छी हो गई है, बस भी सुधरी है, बसें भी अब नई आ गई हैं। उस समय की देखिए टेक्नोलॉजी भी बदली है। बसों की जो टेक्नोलॉजी थी, एसी बसें आ गई हैं। कहाँ पहले ये सब कोई चीज़ें सोचता था। तो बस में भी परिवर्तन आया और सड़क में तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। एक्सप्रेसवे जो 2017 में 2 थे, आज 22 हो गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, लोकार्पण होने वाला जल्दी ही, जो मेरठ से प्रयागराज आएगी। एयरपोर्ट की मैंने बात किया, जेवर एयरपोर्ट एक बहुत ही नमूनेदार एयरपोर्ट बनने वाला है। वैसे भी 2 हुआ करते थे, अब 16 जो है संचालित है। और एक एयरपोर्ट आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारे एयरपोर्ट बने हैं। 7 शहरों में मेट्रो शुरू हो गई है। दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत करके रैपिड रेल चलने लगी है। वंदे भारत कई जगह चलने लगी है। निवेश के लिए उत्तर प्रदेश, मैं तो कई राज्यों के अनुभव से कह सकता हूँ। उदाहरण के रूप में मैं गुजरात में काम करता था। गुजरात औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित राज्य माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में हम कई बार गुजरात के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश बुलाने के लिए मैं कई बार गुजरात माननीय मुख्यमंत्री जी की सूचना के मुताबिक मैं गया हूँ। 2-3 बार मुझे वहाँ के लोगों से बात करने का अवसर मिला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो उद्योगपति किसी समय ऐसे राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में अपना उद्योग लगाने के लिए लालायित थे, वो सभी के सभी आज उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए लोग इच्छुक हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, जैसा मैंने सड़क की बात बताया वैसी ही बात बिजली की है। बिजली आप देखते हैं पहले सप्ताह में आती थी, हफ्ते आती थी। अब हर गांव हर गली में 20 घंटे 18 घंटे मिनिमम आती है। शहरों में मुख्यालयों पे 24 घंटे आती है। तो इस तरह से चाहे बुनियादी सुविधाओं की, किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा की बात किया जाए, गाँव तक सड़क, गाँव तक बिजली, एक मजरे। अभी हमको एक व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दिया है कि किसी गांव में कुछ मजरे रह गए हैं। हमने कहा बिल्कुल हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में एक भी मजरा विद्युतीकरण से बाकी नहीं रहना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख ऐसे दूर दराज के मजरे, जिसमें 5 घर 10 घर, कोई पहाड़ी पे है, कोई नदी के किनारे है, ऐसे दुर्गम स्थानों पे भी, दूरस्थ स्थानों पे भी जो मजरे हुआ करते थे, उनके भी विद्युतीकरण के लिए उन्होंने काम शुरू किया है। और उनमें काफ़ी प्रगति मिली है। लगभग 1.5 लाख हो चुके हैं। 20,000 पे काम चल रहा है। और आपके मार्फत में जो जौनपुर की और पूरे राज्य की जनता जनार्दन से अपील भी करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई मजरा अगर आपको लगता है कि बाकी रह गया है,
किन्हीं कारणों से, तो आप हमारे ध्यान पे अवश्य लाइए, बिजली विभाग के अधिकारियों के ध्यान पे लाइए। एक भी जगह जहाँ भी 5-10 घर बसते हैं, एक भी मजरा हम लोग विद्युतीकरण से वंचित नहीं रखना। तो ये परिवर्तन आया है कि पूरे राज्य में स्वतंत्रता के बाद सिर्फ 1,20,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था और मात्र 9 वर्षों में हम लोगों ने 1.5 लाख से ज़्यादा मजरों का विद्युतीकरण किया है। हर घर नल की योजना हमारी चल रही है, सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। ये सब विकास के काम, चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बिजली हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, इन सब पे काम करते हुए हम लोग अपनी विरासत, विकास के साथ अपनी विरासत को भी हम भूले नहीं हैं। अपने हमारी जो मूल्यवान धरोहरें थी, जो मूल्यवान हमारी विरासत, उसमें भी विशेष रूप से जो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतें हुआ करती थी, उन पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। आपको आपके बगल में ही विश्वनाथ कॉरिडोर जो काशी में बना है, पूरे दुनिया में एक नमूनेदार कॉरिडोर बना है। वैसे ही अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान राम का भव्य मंदिर, भव्य धाम बना है। आज माँ विंध्यवासिनी का आपके बगल में धाम है, उसका भी कितना अच्छा सुंदरीकरण होते हुए बिल्कुल दिव्य और भव्य उसका भी धाम बना है। अभी उसमें आगे भी काम चल रहा है। तमाम इस तरह की हमारी जो पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से जो हमारे स्थल थे, हमारी धरोहरें थी, विरासतें थी, उनके विकास, उनके संवर्धन का काम भी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यही कारण है कि हमारे राज्य में पर्यटकों का आगमन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। आपने देखा कि महाकुंभ 2025 का जो आयोजन हुआ था, उसमें 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आकर के पवित्र डुबकी लगाई संगम में। और वो एक पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा, एक काम था, एक दृश्य था, जिसको पूरी दुनिया ने देख करके उसकी प्रशंसा किया। हमारा जो अर्थव्यवस्था है, उसमें GSDP के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज जो है हमारी 2017 में जो GSDP हमारी 13 लाख करोड़ से हुआ करती थी, वो बढ़ करके लगभग 3 गुना, मतलब 36 लाख करोड़ हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारी 3 गुनी हुई है। वित्तीय रूप से हम ज़्यादा सक्षम हुए हैं, वित्तीय रूप से हम ज़्यादा सुदृढ़ हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा जो योगदान 2%, 3%, 4% हुआ करता था, वो बढ़ करके आज 9%, 10% जो है हुआ है। और आने वाले वर्षों में, 3-4 वर्षों में हम लोग $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम अग्रसर हैं। और उसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे मॉडर्न IT का डिजिटल डेवलपमेंट हो, उन सारे विषयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो सुशासन और जन विश्वास के 9 वर्ष रहे हैं, उससे पूरा देश जो है उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मुझे याद है कि विमानों राज्य के रूप में कई लोग आपसे भी कहते रहे होंगे, हमसे भी कहते थे कि जब तक उत्तर प्रदेश नहीं सुधरेगा, जब तक उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होगा, तब तक भारत जो है विकसित नहीं होगा। ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी बात हम सब के कानों में अक्सर पड़ती रहती थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत पे भार नहीं, बल्कि भारत का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। भारत का एक आइकन बन करके, भारत जिसके ऊपर गर्व कर सके, ऐसा राज्य बन करके उभरा है। और कारण ये रहा है कि 2017 में जो जनता ने जो जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, उसके जरिए पूरा का पूरा एक व्यवस्थाओं में, मानसिकता में परिवर्तन आया। बीमारू राज्य से एक स्वच्छ, सुंदर और स्थिर प्रशासन वाला राज्य बना, सुरक्षा वाला राज्य बना। जो माफियाओं की दादागिरी के लिए बदनाम था, उसके जगह आज हम स्थिर प्रशासन, स्थिर और स्वच्छ प्रशासन के रूप में जाने जाने वाले प्रदेश बनकर के आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कानून व्यवस्था से संबंधित सभी जो पैरामीटर हैं, चाहे डकैती हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो, सभी में गिरावट आई है। जैसे उदाहरण में दूं तो डकैती में
89% की गिरावट आई है। लूट में 55% की गिरावट आई है। हत्या में 47% की गिरावट आई है। ये सब महिलाओं के प्रति अत्याचार में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। वहीं जो चीज़ बढ़नी चाहिए उसमें बढ़ोतरी हुई है। देश के खाद्यान्न के उत्पादन में 21% का हमारा योगदान आज जो है हो चुका है। हमारे जो वंचितों के कल्याण की विशेष रूप से मैं बात करना चाहूँगा। तो जैसा मैंने बताया कि सब कुछ करते हुए, बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हुए, अच्छे सांस्कृतिक धार्मिक कॉरिडोर बनाते हुए, अच्छे एयरपोर्ट बनाते हुए, अच्छे मेट्रो ट्रेनें चलाते हुए, अच्छे हमारे एयरपोर्ट बनाते हुए, हमने साथ में गरीबों और वंचितों का भी उतना ही ध्यान रखा है। सबका साथ सबका विकास की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उसके प्रति उसके साथ चलते हुए महिलाओं की श्रम में भागीदारी, जैसा मैंने बताया, 3 गुना हुई है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हम दे रहे हैं। 6 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से बाहर आए हैं। महिला सशक्तिकरण में हमने बताया कि कैसे हमारे सामूहिक विवाह का काम हो रहा है। 26 लाख से ज़्यादा बेटियों को कन्या सुमंगला का लाभ मिला है। हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं SHG से जुड़ी हैं। 18 लगभग 19 लाख हमारी बहनें जो हैं लखपति दीदी आज की तारीख में बन चुकी हैं। महिलाओं की श्रम में भागीदारी 3 गुना 36% हुई है। तो इस प्रकार हम गरीबों और वंचितों और कमजोर वर्गों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहते हुए हमने 9 वर्ष जो सरकार की सुशासन और स्थिरता और सुरक्षा के थे वो चलाए हैं। अब आप कहेंगे कि इन सब का लाभ, स्वाभाविक सा प्रश्न है कि इन सब का लाभ आप जिस जिले में बैठे हैं उस जिले को क्या मिला, जौनपुर जिले को क्या मिला। तो मैं देख रहा था कि ये आपको भी दिया गया है, उसमें बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं कुछ बातों की तरफ आपका मैं ध्यान आकर्षित करके अपनी बात पूरी करूँगा। उसमें उदाहरण के रूप में मैं बताऊँ तो आप देखेंगे कि चौथा बुलेट आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो है किसी भी गरीब परिवार की, गरीब व्यक्ति, बाकी तो आपके पास है इसलिए मैं सब एक एक करके अब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन गरीबों को आवास देने के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना, दोनों ही में आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देखिए लगभग 1,97,647 आवासहीन परिवारों को मकान देने का काम हुआ है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी लगभग 27,500 शहरी गरीबों को भी मकान देने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें भी लगभग 22,000 लोगों को का काम, मैं जौनपुर जिले की बात कर रहा हूँ, उसमें काम हुआ है। आयुष्मान भारत में ये जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख 1,47,000 लोगों का इसमें इलाज हुआ है और 4 लाख लोगों को इसमें परिवार जो है चयनित करके 3,84,000 परिवारों में से 13 लाख से ज़्यादा सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हुआ है। तो चाहे उसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जैसा कि मैंने बताया कि 9 वर्ष में लगभग 9,500 जोड़ों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लगभग आज का जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था उसके साथ लगभग 2,000, आप बताए ना, 1300 प्लस 1300 समथिंग और 600 की बात हो रही थी, लगभग 2,000 शायद इसी वर्ष के में सामूहिक विवाह का एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये कि 9 वर्ष का जो फिगर है 9,486, तो उसमें 600 तो आज ही हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। कुछ दिन पहले मैं बदलापुर गया था, वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का बड़ा आयोजन हुआ था, तो 1000 से ऊपर तो है ही है। फिर उसी प्रकार दिव्यांगजन पेंशन हो, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 28,000 लाभार्थियों को लाभ उसका दिया जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन जो है उनको भी 95,000 ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत तमाम गलियों में, सड़कों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में
हम तमाम तरह की स्वच्छता का काम करते हुए सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, लगभग 9 लाख से ज़्यादा 9.55 लाख कृषकों को इसका लाभ मिल रहा है और 28 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि 2815 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से जौनपुर के किसानों के खातों में जा चुकी है। तो इस प्रकार जौनपुर भी सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो ये योजनाएं हैं, उनसे जौनपुर के सामान्य व्यक्ति, जौनपुर के महिलाएं, जौनपुर के बेघर लोग, जौनपुर की विधवाएं, जौनपुर के दिव्यांग, जौनपुर के किसान, सबको वृद्धावस्था पेंशन भी 2,24,000 लोगों को उसका लाभ मिल चुका है। उसी प्रकार पशुपालन की योजनाएं भी बहुत कारगर ढंग से चल रही हैं। रोड और बिल्डिंग जो पीडब्ल्यूडी के जो काम होते हैं, उनमें भी बहुत ही ऐतिहासिक रूप से काम हो रहा है। एक और काम आपके जनपद में पीली नदी का जो जीर्णोद्धार हुआ है, वो भी एक ऐतिहासिक काम इस जनपद में हुआ है। पीडब्ल्यूडी के भी बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे पुल, बिजली के बहुत सी आधारभूत संरचना में हम लोगों ने 32 का, चाहे पावर स्टेशन की क्षमता वृद्धि हो, चाहे 33 की क्षमता वृद्धि हो, उन सब का हम लोगों ने काम किया है। वैसे ही पीडब्ल्यूडी की अगर हम लोग बात करें तो 18 जो है 4 रेलवे ओवरब्रिज जिसको बोलते हैं, रेलवे जा रही है, उसके ऊपर से क्रॉसिंग में जो खड़ा होना पड़ता है, वो न खड़ा होना पड़े, इसके लिए आरओबी बनाए जाते हैं। रेलवे ओवरब्रिज जौनपुर में 4 ऐसे रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हुआ है। 18 जो है नदियों के ऊपर जो पुल बनते हैं, उनका काम भी हुआ है। 132 के उपकेंद्र मछली शहर पे 63 MVA पावर परिवर्तक स्थापित किया गया, जो एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। 13 जो है KVA उपकेंद्र मड़ियाहू पर 63 MVA का पावर परिवर्तक स्थापित किया गया है। मछली शहर में 400 KVA का उपकेंद्र पर 315 MVA का पावर परिवर्तक लगाया गया है। तो इस प्रकार बिजली की भी आधारभूत संरचना, चाहे वो सब स्टेशन लेवल पे हो, चाहे पावर स्टेशन लेवल पे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो, हर जगह बिजली की आधारभूत संरचना को, खंभे हैं, तार हैं, उपकेंद्र पे जो क्षमता वृद्धि है, ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि है, ये सब करते हुए इसी वर्ष, इन्हीं 9 वर्षों में और हमारे कार्यकाल में मुझे याद है कि हर जिले में ट्रांसफार्मर के रिपेयरिंग के लिए सामान्य रूप से एक वर्कशॉप होता है। आपके जिले में दूसरा वर्कशॉप भी हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने खोला है। तो जौनपुर की जनता की भी इसी प्रकार, इसी भावना के साथ, इसी गति के साथ डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसी भावना और उसी स्पीड के साथ हम लोग जौनपुर जिले में भी जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके समक्ष जो ये हमने बात किया है, उससे लगी हुई कुछ जानकारियाँ इन बुकलेट्स के रूप में भी आपको वितरित की गई हैं और डेडिकेटेड जो लिटरेचर हम देख रहे थे, उसको भी आपको वितरित किया गया है। उसे आप चाहें तो आप देख लेंगे। हमारी बात पूरी हुई। आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश का ये स्वर्ण काल चल रहा है। जो 9 वर्ष का राज्य सरकार का कार्यकाल गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 11 वर्ष का कार्यकाल है, वो देश और प्रदेश का, मैं तो कहता हूँ, मुझे अपने शब्दों में अगर इसका वर्णन करना हो तो ये देश का और प्रदेश का स्वर्ण काल चल रहा है। उसके